Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to derive gas laws from kinetic molecular equation from chemistry book by Azim Academy. So सबसे पहले kinetic molecular equation में हम सबसे पहला जो काम करेंगे kinetic molecular theory में मौजूद एक equation थी PV is equal to 1/3 mnc bar square, जिसको हम kinetic molecular equation कह रहे थे। उस equation को यूज़ करके हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ को ड्राइव करेंगे, फिर चार्ल्स लॉ को, फिर एवोगाड्रो लॉ को और फिर ग्राहम लॉ को भी वहाँ से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ के मुताबिक हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पोस्टुलेट्स पढ़ा था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज़ करती है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि टेम्परेचर। और फिर काइनेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमें आता है, काइनेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ एम सी बार स्क्वायर। हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी को मैं v से जाहिर नहीं कर रही बल्कि c से जाहिर कर रही हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम सी बार का स्क्वायर। अब ये जो ऊपर इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं हाफ एम सी बार की वैल्यू अगर पुट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप था किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। काइनेटिक एनर्जी की अपना फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर n नंबर ऑफ मोल्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम सी बार स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन साथ अब n भी लगा देंगे कि n नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम एन सी बार स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है हाफ एम एन सी बार स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। इक्वेशन बनेगी हाफ एम एन सी बार स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से खत्म करें, इक्वेशन बनेगी 1/2 mnc बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू kT। अब ये जो इक्वेशन है ये वो इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की। कैसे ड्राइव की, हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को सामने रख के एक इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब हम अपने बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन की। काइनेटिक इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर थी। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगी और 2 से डिवाइड भी करूंगी, तो इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3 mnc बार स्क्वायर, क्योंकि PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर था। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/3 mnc बार स्क्वायर होगा। जब मैं इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करूंगी तो इक्वेशन मेरे पास चेंज होके आएगी, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3 mnc बार स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन जो आ रही है दैट इज PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ mnc बार स्क्वायर। यहाँ पे हाफ mnc बार स्क्वायर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तो काइनेटिक एनर्जी थी और इसका रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट था। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू 2/3 के अंदर की जो ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है, चूंकि ये जो वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसका मतलब मैं इसकी जगह पे E के लिख सकती हूँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाला टेम्परेचर मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे आप ये कर लें कि आपके पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हाफ mnc बार स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हाफ mnc बार स्क्वायर को अगर आप बिल्कुल ऊपर जाके देखें तो हमने कहा था कि हाफ mnc बार स्क्वायर kT के बराबर भी है। तो इस इक्वेशन में से हाफ mnc बार स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर लें और इसकी जगह पे आप क्या पुट कर दें, kT पुट कर दें। तो जैसे ही आप kT पुट करेंगे इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में क्या आ जाएगा kT। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दें तो कि वैसे ही कांस्टेंट है, 2 और 3 जो है वो भी नंबर्स हैं वो भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PV इज इक्वल टू K, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर उतना ही कम होता है जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो कांस्टेंट। तो यही बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमने जो लॉ ड्राइव करना है दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज करता है और प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है। सेम वही इक्वेशन PV इज इक्वल टू 2/3 kT जो हमने ऊपर से ड्राइव की थी, मैं उसी इक्वेशन को यूज़ करूँगी। यहाँ से चूँकि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो मैं प्रेशर को क्या करती हूँ, दूसरी साइड पर लेके जाती हूँ। इक्वेशन क्या रहेगी, V इज इक्वल टू 2/3 kT डिवाइडेड बाई P। यहाँ पे बेसिकली 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है,
के इट्स सेल्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, चार्ज का में प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब दो ही टर्म्स बचेंगी, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, डायरेक्ट। तो V इज इक्वल टू KT, जिसको हम V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K भी कहते हैं, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द चार्ज लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है कंसीडर करें आपके पास दो गैसेस हैं, एक आपके पास जिस गैस को हम गैस 1 कहते हैं, दूसरी गैस जो है उसको हम गैस 2 कह लेते हैं, और इसमें आपने प्रेशर को भी सेम रखा हुआ है और वॉल्यूम भी क्या है, सेम। तो जो पहली गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्जांपल N1 है, जबकि दूसरी गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो N2 है। पहली गैस के मॉलिक्यूल का मास M1 है, जबकि दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स का मास M2 है। पहली गैस की वेलोसिटी जो है वो C1 बार स्क्वायर है, जबकि दूसरी की वेलोसिटी क्या है, C2 बार स्क्वायर है। तो अगर इन यानी दो गैसेस हैं और उनके अकॉर्डिंग डाटा गिवन है, किसकी वेलोसिटी इतनी है, इसका मास इतना है एंड सो ऑन, जबकि दूसरे के भी अकॉर्डिंग डाटा गिवन है। अब हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को डिस्कस करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। अगर मैंने दोनों गैसेस के लिए लिखनी है, पहले के लिए लिखनी है तो मैं लिखूंगी PV इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 बार स्क्वायर, यानी सबके साथ 1 1 लगा दूंगी कि ये मेरी पहली गैस है। और अगर दूसरी गैस के लिए इक्वेशन लिखनी है तो सेम वही इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 बार स्क्वायर। तो पहली पहले को शो कर रही है, जबकि दूसरी गैस दूसरे को शो कर रही है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगी, यानी फॉर द फर्स्ट गैस एंड फॉर द सेकंड गैस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/3 M1 N1 C1 बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 बार स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास 1/3 दोनों में क्या है, कॉमन, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास पीछे बच क्या जाता है, M1 N1 C1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 बार स्क्वायर। अब अगर हम टेम्परेचर दोनों गैसेस का क्या रख रहे हैं, सेम, तो इसका मतलब दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अगर पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर होगी। लेकिन चूंकि मैं यहाँ v यूज़ नहीं कर रही, मैं हाफ mc बार स्क्वायर कहूँगी, जबकि दूसरी के लिए भी मैं हाफ mc बार स्क्वायर कहूँगी। लेकिन जो पहले की काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए मैं M1 और C1 शो करूँगी, जबकि दूसरे के लिए मैं M2 एंड C2 शो करूँगी। यहाँ पे 1/2 भी दोनों साइड पे कांस्टेंट है, तो मेरे पास जो पीछे बचेगा दैट इज M1 C1 बार स्क्वायर, जबकि दूसरी साइड पे M2 C2 बार स्क्वायर। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, एक वो इक्वेशन जो मैंने काइनेटिक एनर्जी से ड्राइव की है और एक वो इक्वेशन जो मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से ड्राइव किया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगी। तो पहली इक्वेशन क्या थी, M1 N1 C1 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 C1 इज इक्वल टू M2 N2 C2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 C2 बार स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास सारा कुछ सेम है, कैंसिल आउट हो सकता है, सिर्फ बचेगा क्या, N1 इज इक्वल टू N2, यानी नंबर ऑफ मोल्स पहली गैस के इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स दूसरी गैस के। इसके साथ लास्ट लॉ को हम ड्राइव कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है ग्राहम लॉ। और ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। इस इक्वेशन को साबित करने के लिए भी हम अगेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन का ही सहारा लेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल N है इसको मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर दूंगी, तो N इज इक्वल टू Na। इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 1/3 mNac बार स्क्वायर। हमने पीछे भी पढ़ा था कि mNa इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी आप मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में mNa की जगह कैपिटल M पुट करूंगी, तो इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 1/3 mc बार स्क्वायर। अब यहाँ पे mc बार स्क्वायर तो हमने जहाँ पुट कर दिया, तो PV वाली साइड से अगर मैं V को दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू 1/3 m/v c बार स्क्वायर। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी हमेशा मास बाय वॉल्यूम की इक्वल है, तो m/v को आप रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी के साथ। जब मैं m/v को डेंसिटी के साथ रिप्लेस करूंगी तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, P इज इक्वल टू 1/3 dc बार स्क्वायर। अब अगर आपने यहाँ से C बार स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बाकी तमाम पैरामीटर्स को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी C बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाय D। अब अगर आप दोनों साइड पे अंडर रूट लेते हैं तो C बार स्क्वायर का अंडर रूट, जबकि दूसरी साइड पे 3P डिवाइडेड बाय D का अंडर रूट, तो इसमें जो अंडर रूट ऑफ C बार स्क्वायर है इसको आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं और हम ये भी कहते हैं कि ये हमेशा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इसकी जगह मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख दूँ और रूट मीन स्क्वायर की जगह मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का r लिख दूँ तो इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p डिवाइडेड बाई d। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3p को मैं कांस्टेंट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बचेगी अंडर रूट ऑफ 1/d। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/d। और यहाँ पे 3p क्योंकि मैंने कांस्टेंट कर दिया तो 3p की जगह मैंने लिख दिया कि कांस्टेंट है, तो r इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1/d। ये कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे, तो मेरे पास इक्वेशन होगी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राहम लॉ को सेटिस्फाइड करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रखता है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।